लोग क्यों बस कर उजरते हैं कभी सोचा है? किस लिए जान से गुजरते हैं कभी सोचा है? जो नजर आते हैं आईना सी पोशाकों में, वो भी मिट्टी में उतरते हैं कभी सोचा है? अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज में निदा हसनैन का लिखा हुआ खूबसूरत लेटेस्ट नॉवल इश्क नगर के मुसाफिर। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड पेश की जा रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। चलें स्टार्ट करते हैं इश्क नगर के मुसाफिर की लेटेस्ट एपिसोड ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। गलत फहमी नहीं है, हकीकत है ये। तुम मेरी दोस्त नहीं दुश्मन साबित हुई हो मारियाना। तुमने पीडोर को मेरे खिलाफ करके इस चुड़ैल स्टेला से मिलवा दिया। उनकी मोहब्बतों को परवान चढ़ाने वाली तुम हो। तब तुम्हें मेरी फिक्र हुई ना, मेरा ख्याल आया। नफरत है तुमसे मुझे। तुम्हें जान से मारने के मौके की तलाश में थी और मैं आज वो मौका मुझे मिल गया है, मैया ने नफरत से कहते हुए उसे धक्का दिया था। टेरेस की ग्रिल इंतहाई पस्त थी। एक दिलदोज चीख फिजा में बुलंद हुई और मारियाना इस ग्रिल से टकराकर नीचे गिरने लगी। मैया! मारियाना ने खौफ के आलम में अपने बचाव के लिए मैया को आवाज लगाई। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि ग्रिल के दरमियान मौजूद फासले से मैया की टांगों को पकड़ने में वो कामयाब हो गई थी। मैया अपने इरादे में सरखुरू होकर मुस्कुराते हुए वापस जाने को पलट रही थी, मगर पैर पकड़े जाने की वजह से एक झटका खाकर रुक गई। छोड़ो मेरा पैर, उसने गुस्से से अपने पैर को झटकते हुए कहा। मैया प्लीज मुझे बचा लो, मैं अभी मरना नहीं चाहती, मारियाना मुल्तजी लहजे में गिड़गिड़ाते हुए बोली। अभी तो उसके दिल में जिंदगी जीने की रमक जागी थी। महज चंद दिन ही तो गुजरे थे अरसल के खूबसूरत साथ के साथ वक्त बिताए और कितनी ख्वाहिशात थी जो अभी बाकी थी। अरसल की मोहब्बत भरी जिंदगी में शामिल होकर उसने अभी तो खुलकर सांस लेना शुरू किया था और इतनी जल्दी उसकी राह में मौत आंखें बिछाए उसकी आमद की मुंतजिर थी। मारियाना ने गैलरी से झूलते हुए एक नजर नीचे जमीन पर डाली और खौफ से कांप गई। मैं भी अरसल को पाना चाहती थी, पीडोर के सहारे अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहती थी, मगर तुमने मेरी इन तमाम चाहतों पर पानी फेर दिया। फिर आज तुम किस मुंह से मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रही हो मारियाना? मैया मारियाना के ऊपर झुकी जहर खून लहजे में बोली। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया मैया, ना ही तुम्हारा कभी बुरा चाहा। मैंने पीडोर को कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं भड़काया और अगर अरसल तुम्हें चाहता तब मैं तुम दोनों के दरमियान आती तो तुम मुझसे खौफ ज़दा होती। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर ये क्यों? मारियाना वजाहती लहजे में उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर मैया उसकी बात काटते हुए मजीद भड़क उठी। तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सब कुछ तुम ही ने तो किया है मारियाना। तुम अगर अरसल की जिंदगी में नहीं आती तो मैं अरसल की तवज्जो अपनी जानिब खींचने में कामयाब हो ही जाती, मगर तुम दोस्त बनकर हमेशा मेरी पुश्त पर खंजर घोंपती रही और आज मुझे मौका मिल गया है तुमसे तुम्हारी हर ज्यादती का हिसाब बेबाक करने का। अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता मारियाना। मैया नफरत से अपना पैर झटकते हुए मारियाना को शोला बार निगाहों से देखते हुए बोली थी। ओहो मारियाना, कॉल रिसीव करो। स्टेला परेशानी के आलम में मारियाना को तलाश करते हुए बुड़बुड़ाई, मगर कॉल हनूज रिसीव नहीं की गई। स्टेला कॉल कट करके दोबारा मिलाने ही वाली थी कि पीडोर की कॉल मोबाइल स्क्रीन पर जगमगाने लगी। हेलो पीडोर, मारियाना ने फौरन से कॉल रिसीव करते हुए कहा। ओहो पीडोर, मैं कब से मारियाना को तलाश कर रही हूँ, मगर वो कहीं नहीं मिल रही। वो वॉशरूम एरिया में भी नहीं है, स्टेला ने घबराते हुए अंदाज में कहा। पीडोर, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। मैंने मारियाना का हुलिया बताकर यहाँ की एक वेट्रेस से उसके बारे में दरियाफ्त किया था। वो बता रही है कि उसने इस हुलिये की लड़की को किसी और लड़की के साथ जाते देखा था। स्टेला पीडोर को बताते हुए मारियाना की तलाश जारी रखे हुए थी। हाँ, मैंने पूछा था उससे, वो कह रही थी कि वो दोनों बलाई मंजिल की टेरेस की जानिब भाग रही थी। मैं मारियाना को देखने अब बलाई मंजिल की जानिब जा रही हूँ। स्टेला ने अपना इरादा बताते हुए कहा। ठीक है, मैं लॉबी में खड़े
इंतजार कर रही हूँ, तुम और अरसल वहीं आ जाओ। स्टेला अपनी बात मुकम्मल करके कॉल कट करके वहां खड़ी पीडोर और अरसल का इंतजार करने लगी। उसके सामने से दो वेटर एक दूसरे से बातों में मशगूल गुजरने लगे। स्टेला ने उन्हें रोककर टेरेस की जानिब जाती सीढ़ियों की बाबत इस्तफसार किया। टेरेस के लिए सीढ़ियां इस जानिब हैं, मगर सिनोरा आप वहां जाना क्यों चाहती हैं? इन दोनों वेटर ने दाएं जानिब को मुड़ती लॉबी की तरफ इशारा करते हुए हैरत से एक दूसरे को देखकर इस्तफसार किया। दरअसल मेरी सहेली टेरेस पर मौजूद है और मुझे भी उसने वहीं बुलाया है, स्टेला ने मुस्कुराकर बात बनाते हुए कहा। मगर टेरेस तो बंद है। इनमें से एक वेटर ने उसे मुत्तला किया। बंद है? क्या मतलब? स्टेला ने हैरानगी से देखते हुए सवाल किया। मतलब ये कि टेरेस पर तो हमारी कोई सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, वो जगह खस्ता हाल है, मरम्मत शुदा जरूरत है, इसलिए वहां जाने की इजाजत किसी को भी नहीं होती। वेटर ने मुकम्मल तफसील से स्टेला को आगाह करते हुए और वहां से चली गई। स्टेला शशोपंज में मुब्तला वहीं खड़ी रही। क्या हुआ स्टेला, तुम इतनी परेशान सी क्यों खड़ी हो? अरसल और पीडोर कुछ ही लम्हों में वहां मौजूद थे। स्टेला को यूं परेशान देखकर पीडोर हैरानगी से इस्तफसार किया। जवाबन स्टेला उसे वेटर की बताई गई तमाम बातें सुनाने लगी। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है पीडोर। सारी बात सुनकर अरसल ने परेशान होकर बेसाख्ता कहा। मुझे भी। मारियाना सिर्फ अपना लिबास साफ करने के लिए हमारे दरमियान से उठी थी और फिर वो किसी और लड़की के साथ टेरेस में। समझ में नहीं आ रहा कि वो दूसरी लड़की कौन है जिसके साथ वो बिना हमें मुत्तला किए टेरेस की जानिब चल दी। मैया? अरसल के मुंह से बेसाख्ता निकला। मैया? मगर वो यहाँ कैसे आ सकती है अरसल? पीडोर हैरान हुआ। वो हर जगह मौजूद हो सकती है जहाँ कोई अनहोनी होने वाली हो। खुद सोचो, मेरी शादी में भी वो मौजूद थी और आज मारियाना से बात करते हुए इत्तफाकन मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी थी। मुझे उस लड़की पर शाइबा हुआ कि वो मैया है। मैंने फौरन से देखना चाहा, मगर तब वो लड़की वहां से जा चुकी थी। उस पल मैंने उसे अपना वहम समझकर सर झटक दिया था, मगर अब ये सब कुछ जानने के बगैर मुझे यकीन है कि वो लड़की मैया ही थी। अरसल ने मुतफक्कराना अंदाज में अपना शक पीडोर और स्टेला को बताते हुए कहा। अगर ऐसी बात है तो फिर हमें फौरन मारियाना को ढूंढना चाहिए। अगर वो मैया के साथ है तो फिर यकीनन कोई गड़बड़ होने वाली है, पीडोर ने परेशानी से मशवरा देते हुए कहा। तुम ठीक कह रहे हो पीडोर, हमें वक्त जाया किए बगैर टेरेस की तरफ चलना है। वो तीनों तकरीबन भागते हुए दाएं जानिब को जाती लॉबी की तरफ जा रहे थे। मेरा पैर छोड़ो मारियाना। मैया संग दिली की इंतहा पर पहुंची मारियाना के हाथ से अपना पैर छुड़ाते हुए गुस्से से कहने लगी। मैया, अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो, तुम्हें हमारी दोस्ती का वास्ता। मारियाना गिड़गिड़ाते हुए मैया को रहम तलब नजरों से देखते हुए बोली थी। तुम्हारी जान लेने की ख्वाहिश मैं दिल में दबाए कब से इस मौके की तलाश में थी। मारियाना, आज वो दिन आ गया है कि जब तुम अपने अंजाम को पहुंचोगी और तुम कहती हो कि मैं तुम्हें बख्श दूं, तो ये कैसे मुमकिन है मारियाना कि मैं तुम्हें बख्श दूं? तुम्हें मारकर तो मुझे सुकून मिलेगा। मैया नफरत से उसके हाथ पर अपने दूसरे पैर की हील्स से दबाव डालते हुए एक एक लफ्ज चबाते हुए बोली। अरसल? मारियाना दर्द से बुरी तरह कराहते हुए चलाई। नहीं आने वाला वो। ऐसी कोई सूरत छोड़ी ही नहीं मैंने कि वो तुम तक पहुंच सके। चलाती रहो, रोती रहो, तड़पती रहो, कोई तुम्हारी आवाज सुन नहीं पाएगा क्योंकि ये जगह लोगों के लिए बंद है। मैया संग दिली से हंसते हुए बोली। मारियाना की हड्डियों में खौफ सरायत कर गया। अरसल, अरसल! वो खौफ के जेर असर जोर जोर से चिल्लाने लगी। मदद की तलाश उसने नीचे नजर दौड़ाई, मगर वहां ट्रक और गाड़ियों के अलावा कोई जीरू मौजूद ना था। मैया इस्तेहज़ाइया अंदाज में उसके चेहरे पर लरसते खौफ को देख रही थी। तुम्हारे मरने की खबर सुनकर अरसल पर क्या बीतेगी, ये तस्वुर करते ही मेरा दिल खुशी से झूम रहा है मारियाना। तुम्हारी मौत दरअसल अरसल से भी मेरा इंतकाम होगी। उसने मेरी जिंदगी से मेरी खुशियां, कामयाबियां छीनी, मैं उसकी जिंदगी से तुम्हें छीन लूंगी। मैया ये कहते हुए नफरत से मारियाना के ऊपर झुकी। उसका सर्द होता हाथ मारियाना के लरसते हाथों में जकड़े अपने पैर को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा। मैया, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम इतनी जालिम कैसे हो सकती हो कि अपनी ही दोस्त की जान ले लो। मारियाना को अपनी मौत मैया की सूरत अपने सामने नजर आ रही थी।
वो रोहांसी सी होकर एक बार फिर गिड़गिड़ाई। उसने अरसल को एक बार फिर पूरी कुव्वत से पुकारना चाहा, मगर मैया अपना पैर उसके हाथों से छुड़ा चुकी थी और अब उसका हाथ मैया के सर्द पथरीले हाथों में मौजूद था। मारियाना की नजरें बेयकीनी के आलम में मैया के स्पॉट और सर्द चेहरे पर जमी थी। अरसल, आखिरी बार। मारियाना ने अपनी तमाम कुव्वत और हिम्मत मुजतमा करके अरसल का नाम पुकारा। अलविदा मारियाना। मैया ने सफाकी से मुस्कुराते हुए मारियाना के हाथों को छोड़ते हुए कहा। एक आखिरी खौफ से थरथराती हुई चीख मारियाना के लबों से निकली थी। ये चीखने चलाने की आवाजें। वो तीनों सीढ़ियां चढ़कर मध्यम रोशनी में डूबी लॉबी में खड़े थे। लॉबी बिल्कुल सुनसान थी। साफ जाहिर था कि वहां कोई भी न था। स्टेला जरा आगे बढ़ी। एकदम उसकी समातों ने शोर शराबे की आवाजों को सुना। वो बेख्तियार चौंकते हुए कह उठी। उसकी बात पर अरसल बेख्तियार आगे बढ़ा। इस बार चीख के साथ उसके नाम की पुकार भी सुनाई दी। ये तो मारियाना की आवाज है। अरसल ने बेताबी से इधर उधर नजरें दोहराते हुए कहा। इस जानिब से आ रही है। वो अंधाधुंध सुर्ख रोशनी में डूबे टेरेस की जानिब भागा। स्टेला और पिडोर भी परेशानी के आलम में उसके पीछे भागे थे। मारियाना! वो बुलंद आवाज में मारियाना को पुकारते हुए बेकरारी के आलम में टेरेस में दाखिल हुआ, मगर वहाँ मारियाना मौजूद ना थी। वहाँ अरसल के भयानक खदशात मैया का बदसूरत रूप धारे मौजूद था। वो ग्रिल के पास खड़ी नीचे झांक रही थी। अरसल की पुकार पर एक झटके से पलटी। सुर्खों मध्यम रोशनी में मैया का सफाक रूप अरसल के दिल को दहला गया। मारियाना! वो खुद को हर खौफ के शिकंजे से आजाद करने की कोशिश में हलक के बल चीखा। उसके चेहरे पर फैली दहशत को देखकर मैया पागलों की तरह हंसने लगी। अरसल उसे यूं दीवानों की तरह हंसता देखकर गजबनाक तेवर लिए उसकी जानिब भरा। कहाँ है मेरी मारियाना? वो उसे सख्ती से कंधों से थामकर बुरी तरह से चीखा। मारियाना! मैया बदस्तूर हंस रही थी। अरसल के गुस्से का उस पर चंदा असर ना हुआ था। उसके सवाल पर वो हंसकर दिलचस्प निगाहों से अरसल के चेहरे से झलकती तरफ को देखते हुए इस्तफहामिया लहजे में इस्तफसार करने लगी। जवाब दो, कहाँ है मारियाना? अरसल इस बार जोर से चीखा। स्टेला और पिडोर भी खौफजदा निगाहों से मैया का रूप देख रहे थे। चली गई, वो तो चली गई। यकीन नहीं आ रहा, खुद जाकर देख लो। मैया अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए गैलरी की जानिब इशारा करते हुए बोली। अरसल ने बेकरारी के आलम में गैलरी से झांक कर नीचे देखा और उस लम्हे उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसका दिल धड़कना बंद हो गया हो। उसकी जिंदगी, उसकी मारियाना लहू लहान नीचे जमीन पर पड़ी तड़प रही थी। उसकी आंसुओं से भीगी आंखें गैलरी की जानिब उठी हुई थी। अरसल को लगा मारियाना की निगाहें उसके चेहरे पर मरकूज शिकवा की ना है। मारियाना! वो बुरी तरह तड़प उठा। अरसल, खुद को संभालो, पिडोर ने बेख्तियार उसका बाजू थाम कर कहा। उसकी बात पर अरसल जैसे होश में आया। मारियाना को तड़पती निगाहों से देखकर वो दीवाना वार टेरेस के दरवाजे की तरफ भागा। वो अब नहीं बचने वाली। मैया ने अरसल की ये कैफियत देखकर सफाकी से मुस्कुराते हुए सदा लगाई। तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैया की सदा पर अरसल ने बिफड़े हुए अंदाज में उसकी जानिब बढ़ते हुए कहा। अरसल, इसे दफा करो, मारियाना के पास जाओ, इस वक्त इसे तुम्हारी जरूरत है। पिडोर ने आगे बढ़कर उसे संभालते हुए कहा। अरसल ने खूंखार नजरों से उसे घूरा। अरसल, तुम मारियाना को बचाओ, उसकी जिंदगी खतरे में है। पिडोर ने कहा। उसकी मारियाना, उसकी जिंदगी खतरे में है, उसे उसके पास होना चाहिए। अरसल के तन बदन में झरझरी सी दौड़ गई। वो अंधाधुंध भागता हुआ टेरेस से बाहर निकला। मार दिया मैंने उसे, अब तुम कैसे जियोगे अरसल? मैया हिजियानी कैफियत में हंसती रही, मगर अगले ही पल उसकी ये वाहियात हंसी थम गई। पिडोर के जोरदार तमाचे ने उसे लड़खड़ा कर जमीन पर गिरने पर मजबूर कर दिया था। वो अपने रुखसार पर हाथ रखे हैरत से पिडोर को देख रही थी। कितनी बदसूरत और काबिल नफरत हो तुम मैया। तुमने इस लड़की के साथ ये सब किया जो तुम्हारे साथ बेइंतहा मुखलिस थी। मुझे आज खुद पे हैरत हो रही है कि कैसे मैं तुम्हारी असलियत से अनजान रहा। पिडोर ने मलामती निगाहों से उसे देखते हुए कहा। मैया उसे खूंखार नजरों से घूरती रही। इससे पहले कि वो कुछ कहती, स्टेला उसे मलामती नजरों से देखते हुए गोया हुई। पिडोर, पुलिस को बुलाओ। इस होटल के स्टाफ और मैनेजमेंट को बताओ कि इस औरत ने यहाँ कातिलाना हमला किया है। मैया के हवासों पर छाई नफरत और इंतकामी जज्बा सब उनके झाग की सूरत बैठने लगा। स्टेला की बात ने उसके सोए हुए हवास बेदार कर दिए थे। मारियाना से हसद और नफरत की आग में जलते हुए वो अपने हवास खो बैठी थी।
मगर अब सब कुछ गुजरने के बाद उसे ये एहसास हुआ कि वो मारियाना पर यूं हमला करके बुरी तरह फंस चुकी है। स्टेला की बात सुनकर वो बेइख्तियार उठकर भागने लगी, मगर इस हादसे की खबर पूरे होटल में जंगल की आग की सूरत फैल चुकी थी। होटल का स्टाफ और सिक्योरिटी अमला बर वक्त टेरेस पर पहुंच गया। खुद को यूं फंसता देखकर मैया ने पिडोर की तरफ मदद तलब नजरों से देखा। ये कातिला है, पकड़ लो इसे, पिडोर ने बुलंद आवाज में चिल्लाते हुए कहा। मैया खौफ और गुस्से के मिले जुले तासुरात लिए उन सब को देखने लगी। ये बात तो तय थी कि उसके लिए अब कोई जाए फरार ना बची थी। आसिम, सबीहा एक दिल खराश चीख मारते हुए नींद से बेदार हुई। सबीहा मेरी बच्ची, मुर्तजा शफीक तड़प कर सबीहा की जानिब बढ़े। बाबा, आसिम चले गए, वो मेरे दिलावर को भी अपने साथ ले गए। सबीहा रोने लगी। सब्र करो मेरी बच्ची, उनकी किस्मत में जाना ही था, करने को कौन रोक सकता है भला। मुर्तजा शफीक बेटे के सर को अपने सीने से लगाकर तसल्ली देते हुए रोहांसी हुए। नहीं बाबा, ये सब मेरा कसूर है, मेरी गलती है। मैंने खुद अपने हाथों से अपने शोहर और अपने बच्चे को खो दिया। सबीहा बिलक बिलक कर रोने लगी। बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये सब तकदीर का खेल है। अल्लाह की मर्जी है, वो जब चाहे जिसे चाहे नवाज दे, जब चाहे जिसे चाहे आजमाइश में डाल दे। हम तो उसके फैसलों के आगे बेबस हैं बेटा। मुर्तजा शफीक ने बेबसी से अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। नहीं बाबा, सारा खेल किस्मत नहीं होता, हम इंसानों का भी कसूर होता है। सबीहा पछतावे भरे लहजे में बोली। बेटा, आसिम के साथ जो भी हुआ वो एक हादसा था, इसमें तुम्हारा भला क्या कसूर? तुम क्यों बार बार खुद को कसूरवार ठहरा रही हो? सबीहा की बार बार एक ही गर्दान सुनकर मुर्तजा शफीक झंझलाहट का शिकार हुए। वो मुल्क से बाहर थे जब उन्हें आसिम की हादसाती मौत की खबर मिली थी। वो आनन फानन वापस आए थे, मगर सब कुछ खत्म हो गया था। उनकी बेटी की दुनिया उजड़ चुकी थी। सिर्फ शोहर ही नहीं, उसका बच्चा भी इस दुनिया से जा चुका था। सबीहा की ज़हनी हालत ठीक नहीं थी। उन्होंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो जैसे अपने हवासों में नहीं थी। नींद से अचानक चीखते हुए उठ बैठी थी, खुद को कोसने लगती। वो उसका दुख समझ सकते थे, मगर ये पछतावा और खुद को कसूरवार ठहराना सबीहा की बिगड़ी हुई ज़हनी हालत समझने से कासिर थे। उन्होंने कई बार उससे इस पछतावे की वजह दरियाफ्त करने की कोशिश की, मगर सबीहा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से अपने हाथों की लकीरों को घूरती रहती थी। मुर्तजा शफीक के लिए बेटी का यूं बर्बाद होना नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। पहाड़ जैसा दुख तो सबीहा ने पहले भी उठाया था। इस वक्त तो वो सबीहा को इस मुश्किल वक्त से निकालने में कामयाब हो गए थे, मगर आज वो बहुत अकेले पड़ गए थे। ना भाइयों जैसा दोस्त साथ रहा, ना ही बेटे जैसा आसिम। और आसिम का सोचकर उनके दिल में एक ठेस उठी। सबीहा को गम से निकालने के लिए वो बहुत कमजोर हो गए थे। इस शाम भी सबीहा ज़हनी दबाव का शिकार होकर खुद को कोसते हुए मातम की ना थी। उसे संभालने की कोशिश में बेहाल हो रहे थे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि कैसे अपनी जान से अजीज बेटी को समझाए कि जो हुआ इसमें इसकी कोई गलती नहीं। इन्हीं सोचों में गलता मुर्तजा शफीक अपने कमरे में इस तरह बेकैफियत में टहल रहे थे कि मुलाजिम ने उन्हें यावर बख्त की आमद की इत्तला दी। यावर बख्त? वो इंतहाई हैरत से सवालिया अंदाज में बोले। जी साहिब, मुलाजिम ने तस्दीक करते हुए सर हिलाया। ठीक है, इसे बिठाओ, मैं आता हूँ। वो उलझे हुए लहजे में मुलाजिम से कहकर यावर बख्त की इस गैर मुतवक्का आमद पर सोच में पड़ गए। समझ में नहीं आ रहा कि अब ये यहाँ क्यों आया है। वो ना हो जरूर हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने आया होगा। वो अपनी उलझन का कोई सिरा ना पाते हुए ना समझी से सर झटक कर कमरे से बाहर निकल गए। कहो यावर बख्त, क्यों आए हो? मुर्तजा शफीक ने डाइनिंग रूम में दाखिल होते हुए कड़क लहजे में दरियाफ्त किया। इंतहाई अहम बात करने आया हूँ। यावर बख्त ने अपनी जगह से उठते हुए संजीदा लहजे में मुख्तसर जवाब दिया। अहम बात किसके मुतालिक? मुर्तजा शफीक उसे सवालिया नजरों से देखते हुए गोया हुआ। सबीहा के मुतालिक, यावर बख्त ने दो टोक और मुस्तहकम लहजे में बताया। सबीहा के मुतालिक क्या बात करना चाहते हो? मेरी बेटी से अब तुम्हारा ताल्लुक ही क्या है जो यहाँ उम्मीद बांधे चले आए हो? मुर्तजा शफीक शदीद नागवारी के आलम में यावर बख्त को टोकते हुए बोले। ताल्लुक बहुत गहरा है, आप नहीं समझेंगे।
यावर बख्त ज़ुमैनी अंदाज में बोला। यावर बख्त, तुम्हें ज़ेब नहीं देता कि मेरे ही सामने खड़े होकर मेरी ही बेटी के हवाले से ऐसी बात करो। मुर्तज़ा शफीक नापसंदीदगी से देखते हुए सख्त लहजे में बोले, मैं तो आपकी परेशानी दूर करने आया था, मतलब शादी करना चाहता हूँ। दिमाग ठीक है तुम्हारा? हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी के हवाले से इस तरह की बात करने की? मुर्तज़ा शफीक पुरतैश लहजे में यावर बख्त पर बरस पड़े। मैंने ये बात बहुत सोच समझ कर आपसे कही है, बेहतर होगा कि आप ये बात सबीहा से करें। यावर बख्त मुर्तज़ा शफीक का गुस्सा नजरअंदाज करते हुए अपने अजली बेनियाज अंदाज में बोले, तुम पागल हो गए हो? फतूर भर गया है तुम्हारे दिमाग में। मेरी बेटी इद्दत में बैठी है और तुम चाहते हो कि मैं उससे शादी की बात करूं, वो भी तुम जैसे धोखेबाज बदनीयत इंसान के लिए। मुर्तज़ा शफीक नफरत अमेज निगाहों से यावर बख्त को घूरते हुए गरजे, बात तो आपको करनी ही पड़ेगी, और जहाँ तक बात है इद्दत की, तो इद्दत खत्म होने में महज 10-12 दिन ही तो रहते हैं। वैसे भी मैं ये शादी सादगी से करना चाहता हूँ, रवायती तैयारियों की जरूरत नहीं है आपको। यावर बख्त ने लापरवाही से अपनी बात मुकम्मल करके वापस जाने के लिए कदम मुड़े। रुको यावर बख्त, बहुत हो गया। सबीहा का ख्याल अब अपने दिल से निकाल दो, नफरत करती है वो तुमसे। शादी तो दूर, तुम्हारा नाम भी सुनना पसंद नहीं है उसे। मुर्तज़ा शफीक जताते हुए लहजे में बोले, वक्त बहुत बदल चुका है मुर्तज़ा साहिब, सबीहा के ख्यालात भी बदल चुके हैं। आप उससे शादी के लिए बात करें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सबीहा इनकार नहीं करेगी। यावर बख्त ज़ुमैनी अंदाज में मुस्कुराकर अपनी बात कहकर चला गया, मगर मुर्तज़ा शफीक के पैरों से गोया जमीन सिरक गई थी। उसे इतना यकीन कैसे है कि सबीहा इस मर्दूद से शादी के लिए तैयार हो गई? उनकी वो सारी रात शदीद इज़्तिराबी कैफियत में गुजरी। अगले दिन वो सबीहा से बात करने का फैसला करते हुए अपने कमरे से निकले, मगर लाउंज तक पहुंचकर वो ठिठक रुके। वहां सबीहा मौजूद थी, टेलीफोन सेट के पास खड़ी किसी से बात कर रही थी। सबीहा इस वक्त किससे बात कर रही है? वो बेहद हैरान हुए। उलझे हुए अंदाज में सबीहा को मुखातिब करने के लिए आगे बढ़े ही थे कि उसकी बात सुनकर सकते में रह गए। यावर बख्त, ये मलाल मुझे जीने नहीं देता कि आसिम ने मुझे तुमसे मिलते हुए देख लिया था। वो हादसा यूं ही नहीं हुआ था। मैं जानती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ देखकर आसिम अपने हवासों में ना रहे थे। वो तो खुद मुझसे रूठा, मगर मेरा बेटा भी साथ ले गया। सबीहा यासियत भरे लहजे में कह रही थी, और मुर्तज़ा शफीक को लगा जैसे आसमान उनके सर पर आ गिरा हो। आसिम के निकाह में होते हुए भी सबीहा यावर बख्त से मिलती थी? किस हक से, किस हैसियत से? ये एक सोच उनके दिल पर एक भारी बोझ बनकर आ गिरी। सबीहा आसिम के साथ बेवफाई कर रही थी, और वो सच जानकर सह न सका। अपनी जान से हाथ धो बैठा, वो अपने कमरे में आकर सर पकड़ कर बैठ गए। सबीहा के मुंह से उन्होंने जो कुछ भी सुना वो नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बर्दाश्त था। वक्त बहुत बदल चुका है मुर्तज़ा साहिब, सबीहा के ख्यालात भी बदल चुके हैं। आप उससे मेरी शादी के लिए बात करें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सबीहा इनकार नहीं करेगी। उनकी समातों में यावर बख्त के कहे गए अल्फाज गूंजने लगे। ओह सबीहा, ये तुमने क्या कर दिया? एक घटिया इंसान की खातिर तुम आसिम जैसे हीरा शख्स को धोखा देती रही, उससे इस्तफसार किया। फारिया बे इख्तियार नफी में सर हिला गई। उससे बेवफाई कर गई जिसने तुम्हें तुम्हारे सबसे मुश्किल वक्त में सहारा दिया। सबीहा, मेरी बदबख्त औलाद, तुमने तो मुझे आसिम और उसके बाप से कयामत के दिन नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। उनके दिल में ठेस सी उठी। सबीहा, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने आसिम की आह ली है, तुमने मेरा दिल दुखाया, मुझे अपने दोस्त के सामने बोना साबित कर दिया, तुमने अपनी बदबख्ती को दावत दी है। सबीहा, तुम कभी खुश नहीं रहोगी, कभी भी नहीं। दिल में उठने वाली ठेस शिद्दत इख्तियार करती चली गई। मुर्तज़ा शफीक अपने सीने पर हाथ रखे जमीन पर बैठते चले गए। उनका पूरा वजूद पसीने में भीगने लगा था। हलक खुश्क होकर शदीद खांसी उठी। उन्होंने मेज पर रखे गिलास तक पहुंचने की कोशिश की, मगर आखिरी सांस ने मोहलत ना दी। मुर्तज़ा शफीक बेटी की जुबानी हकीकत जानकर मजीद जिंदगी जी नहीं पाए। उनकी पथराई नजरें सामने मेज पर रखे फ्रेम पर मरकूज थी। उस फ्रेम में सबीहा, आसिम और दिलावर की मुस्कुराती तस्वीर नस्ब थी। कौन है ये लड़की?
फारिया सबीहा बेगम के कमरे में खामोशी से खड़ी थी। सबीहा बेगम कड़े तेवर के साथ उससे इस्तफसार कर रही थी। मेरी सहेली है, उसके पेरेंट्स कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गए हैं, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले आई हूँ। फारिया ने बात बनाते हुए मुख्तसर जवाब दिया। झूठ झूठ बोल रही हो तुम। सच सच बताओ फारिया कि कौन है ये लड़की। सबीहा बेगम इस बार गुस्से से बोली। बताया तो है आपको कि वो मेरी सहेली है, पता नहीं आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा। फारिया ने धीमे लहजे में नजरें चुराते हुए जवाब दिया। नहीं, ये वही है, नीलम की बेटी, हूबहू वही चेहरा, वही कद काठ, उस जैसा गुलाबी रंग, बादामी आंखें और नजरों में बिल्कुल वैसे ही बेबाकी। ये नीलम की ही बेटी है, सबीहा बेगम खोए हुए लहजे में कहती चली गई। फारिया के अंदर बेचैनी सी दौड़ गई। उसे ना चाहते हुए भी शबनम को यहाँ लाना पड़ा और अब उसकी शनाख्त छुपाने के लिए उसे झूठ पर झूठ भी बोलना पड़ा था। आपको गलत फहमी हो रही है दादी, वो नीलम की बेटी नहीं है, मेरी सहेली है। फारिया ने पस्त लहजे में एक बार फिर उन्हें झुठलाना चाहा। मुझे झुठलाने से कोई फायदा हासिल नहीं होने वाला तुम्हें, ये तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि वो कौन है, और सब कुछ जानते बूझते तुम उसे यहाँ ले आई हो, ये सोचे बगैर कि अगर दिलावर का सामना उस लड़की से हो गया तो क्या होगा, कयामत आ जाएगी, कयामत। सबीहा बेगम फारिया के मुसलसल गलत बयानी पर बुरी तरह तिलमिलाते हुए जोर जोर से बोलने लगी। उनकी बात सुनकर फारिया का दिल भी जोर से धड़का। इस पहलू पे तो उसने सोचा ही नहीं था। शबनम का उसके बाप से सामना हो गया तो फिर वो हूबहू नीलम की कॉपी है, और तुम्हारा बाप नीलम पर अपनी जान छिड़कता था। उसकी बेवफाई के बावजूद आज तक वो उसे भूल नहीं पाया। नीलम दिलावर की पहली और आखिरी मोहब्बत थी। सबीहा बेगम ने अपने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए फारिया को मामले की संगीनी का एहसास दिलाना चाहा। फारिया अजब सी कश्मकश में मुब्तला दादी को देखती चली गई। जानती हो उसने कमर जहां से शादी क्यों की? सबीहा बेगम ने उसे यूं गुमसुम देखा तो संजीदा लहजे में इस्तफसार किया। फारिया बेख्तियार नफी में सर हिला गई। क्योंकि कमर जहां वही गीत गाती है जो नीलम गाती थी। उस रात सुना था मैंने कमर जहां को वो गीत गाते। मुझे लगा कि नीलम की रूह यही इस महल में भटक रही है, अपना सर दीवारों से टुकरा रही है। वो मुझसे अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का बदला लेना चाहती है। वो गीत मुझे नीलम की याद में पागल कर देता है। तो सोचो दिलावर का क्या हाल होता होगा। सबीहा बेगम मुस्तरिब सी कैफियत में अपने दिल का हाल बयान कर रही थी। फारिया उनका चेहरा तकती रही। मुझे तो कमर जहां पर तरस आता है। वो समझती है दिलावर उससे मोहब्बत करता है, उसकी आवाज के सोच का दीवाना है, मगर ऐसा नहीं है। दिलावर ने सिर्फ एक औरत से मोहब्बत की है और वो है नीलम। उसे खोकर वो हर औरत में उसका अक्स तलाशता है, और अगर उसे किसी औरत में उसका अक्स नजर आता है तो वो इस अक्स से मोहब्बत करने लगता है, और वो बेचारी औरत ये समझ बैठती है कि दिलावर उसके इश्क में मुब्तला है। सबीहा बेगम आज हर राज को बेनिकाब करने को तैयार बैठी थी। उनकी आवाज में एक दर्द था, ना जाने ये दर्द किस से मंसूब था, दिलावर बख्त से या फिर नीलम से। फारिया इस बात का फैसला ना कर पाई। और तुमने क्या किया? पूरी की पूरी नीलम अपने बाप के सामने लाकर खड़ी कर दी। ये भी सोचा नहीं कि तुम्हारे बाप ने अगर उस लड़की को यहाँ देख लिया तो क्या होगा? अरे दीवाना हो जाएगा वो, ऐसा दीवाना कि ना मुझसे संभलेगा, ना तुमसे, ना ही कमर जहां से। वो तो अनजान है इस लड़की से उसका क्या ताल्लुक है, मगर तुम तो अनजान नहीं फारिया। फिर ये सब कुछ जानकर तुम कैसे इतना वाहियात खेल अपने बाप के साथ खेल सकती हो? सबीहा बेगम अपना जब्त खोते हुए बुरी तरह से फारिया पर बरस पड़ी। फारिया धड़कते दिल के साथ अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गई। मैं क्या करूं दादी, मुझे मजबूरन ये करना पड़ा। रजिया बीबी को दिल का दौरा पड़ा है, हमाद हॉस्पिटल में उनके साथ है, और वो शबनम को घर में अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए चंद दिनों के लिए मुझे उसे यहाँ लाना पड़ा। बिला आखिर फारिया ने बेचारगी के आलम में सबीहा बेगम की सच सारी बात बता दी। फारिया बेटा, तुम हमाद का ख्याल दिल से निकाल दो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। अगर ये रिश्ता जुड़ा तो तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ तबाही है। सबीहा बेगम का फारिया की बेबसी देखकर दिल पिघलने लगा। वो उसके पास बैठते हुए नरमी से उसे समझाने लगी। कैसे निकाल दूं ख्याल दादी, मोहब्बत की है मैंने उससे। जब पापा अपनी पहली मोहब्बत दिल से आज तक निकाल नहीं पाए तो मैं कैसे हमाद की मोहब्बत अपने दिल से नोच कर फेंक दूं?
फारिया नम आंखों से सबीहा बेगम को देखते हुए सवाल करने लगी। उसके सवाल ने सबीहा बेगम को भी लम्हा भर के लिए खामोश कर दिया था। आज अगर तुमने उसकी मोहब्बत को दिल से ना निकाला तो इसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हमाद ना सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत को बल्कि तुम्हें भी अपने घर से बाहर निकाल देगा। कुछ देर तवक्कुफ के बाद सबीहा बेगम चारों न चार गोया हुई। फारिया हक्का बकासी उन्हें देखती रही। ऐसे कैसे हो सकता है दादी? हमाद मुझसे बेपनाह बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो क्यों मेरे साथ ऐसा सलूक करेगा? फारिया की निगाहों में सिर्फ हैरानी ही नहीं बेयकीनी भी थी। मैं मानती हूँ वो तुमसे मोहब्बत करता है क्योंकि वो भी ये नहीं जानता कि तुम्हारा बाप उसकी माँ का कातिल है। सबीहा बेगम ने सर्द लहजे में फारिया के हवासों पर बम फोड़ा था। ये क्या कह रही हैं आप दादी? फारिया का चेहरा एकदम से जर्द हुआ। वही जो सच है, मुझे रजिया ने खुद बताया है कि दिलावर ने हमाद की माँ का कत्ल किया है। सबीहा बेगम ने फारिया का चेहरा देखते हुए हकीकत से पर्दा उठाया। झूठ कह रही है वो औरत, सरासर झूठ। हमाद ने मुझे खुद बताया है कि उसकी माँ का इंतकाल एक रोड एक्सीडेंट में हुआ था। उसके भैया इस वक्त अपनी माँ के साथ थे। वो मौजज़ाती तौर पर इस हादसे में महफूज तो रहे, मगर इस हादसे के असरात ने काफी दिनों तक उनकी ज़हनी हालत को बिगाड़े रखा। रजिया बीबी ने झूठ कहा है आपसे कि पापा ने हमाद की माँ का कत्ल किया है। फारिया एकदम से चीख कर वजाहती लहजे में हमाद की बताई गई हर बात सबीहा बेगम को सुना गई। मगर रजिया को क्या जरूरत है झूठ बोलने की? अपने मालिकों के बारे में वो इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती है? सबीहा बेगम शोशोपन में मुब्तला हुई क्योंकि रजिया बीबी इस शबनम को घर की मालकन बनाने का ख्वाब देख रही है और ये शबनम जिस थाली में खाती है उसी में छेद करने के दरीपे है। फारिया के लहजे में शबनम के लिए इंतहाई नफरत और हकारत थी। ये क्या कह रही हो तुम फारिया? क्या कह रही है शबनम? सबीहा बेगम ने हैरत से पूछा। हमाद पर डोरे डाल रही है, घर वालों की आंखों में धूल झोंक कर हमाद को वर्गलाने की कोशिश कर रही है, मगर हमाद उसे छोटी बहन समझता है और उसकी ओछी हरकतों से आजिज और परेशान है। आखिर नीलम की बेटी है, फोन का असर तो आएगा ना? सबीहा बेगम ने जहर खूंद लहजे में हंकारा उबरते हुए बोली। दादी अब बताइए मेरी क्या गलती है? मेरी माँ के हक पर इस नीलम ने डाका डाला और आज ये शबनम मेरी मोहब्बत पर डाका डालने के दरीपे है। क्या अब भी आप कहेंगी कि मैं अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाऊं? फारिया रूहानी सी सबीहा बेगम को देखते हुए बोली। मैं पहले डर गई थी कि दिलावर ने अगर हमाद की माँ का वाकई कत्ल कर दिया तो ये सच्चाई जब भी हमाद के सामने आएगी वो तुमसे नफरत करने लगेगा, इसलिए मैं तुम्हें उससे शादी से रोकती रही। मगर अब रजिया का झूठ खुलकर सामने आ गया है तो अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मगर इतना जान लो कि हमाद से शादी के बाद तुम्हारा इस घर और हमसे ताल्लुक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सबीहा बेगम ने अपने दिल की बात खोलकर उसके सामने रखते हुए कहा। इस घर और यहाँ के लोगों से ताल्लुकात कोई खुशी भी तो नहीं देते दादी। हो जाए कताई ताल्लुक मुझे मंजूर है, मगर हमाद से बिछड़ना किसी सूरत भी मंजूर नहीं है। फारिया ने जख्मी मुस्कुराहट के साथ हतमी अंदाज में सबीहा बेगम को जवाब दिया। सबीहा बेगम उसकी बात पर खामोशी से उसे देखती रह गई। और आप फिक्र न करें, मैं इस बला को कल सुबह ही इस घर से रुखसत करती हूँ। फारिया ने बात बदलकर शबनम का हवाला देते हुए सबीहा बेगम को मुत्तमिन करना चाहा। सबीहा बेगम ने पोती की बात पर सर हिलाने पर इत्तफा किया। गम और खुशी बारी बारी जिंदगी के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, मगर हमारी आंखें हमेशा खुशी की राह तकती हैं। जमीन सदियों में पलटा खाती है, यह कानून फितरत है। बिल्कुल इसी तरह जिंदगी भी कुछ सालों के वक्फे से पलटा खाती है, ये भी कानून फितरत है। और सबीहा की जिंदगी क्या दुनिया ही पलट गई थी। पहले खामन और बेटा और फिर बाप का साया भी उसकी जिंदगी से तो तमाम हुआ। कोई अनहोनी तो ना थी। लोग दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, मगर जिनकी जिंदगी से जाते हैं उनके जाने का दुख वही लोग जानते हैं। मुर्तजा शफीक के इंतकाल को भी 10 दिन गुजर चुके थे। सबीहा अपने होशो हवास में ना थी और ऐसे में यावर वक्त के लिए सबीहा के दिल तक जाते रास्ते की हर रुकावट अपने आप ही दम तोड़ चुकी थी। जिंदगी हादिसों की जद में हो तो दुश्मन का सहारा भी नेमत मालूम होता है। सबीहा को भी वक्त लगा, मगर यावर वक्त के सहारे जिंदगी की तरफ वापस लौटने लगी। सबीहा
अब वक्त आ गया है कि हम अपने ताल्लुक को लेकर कोई फैसला कर लें। तुम्हारी इद्दत खत्म हो चुकी है। मुर्तजा अंकल का चहलम भी हो चुका। मैं बिना ताल्लुक के चाह कर भी रोज तुमसे मिलने नहीं आ सकता। तुम्हें शायद इल्म नहीं, मगर मेरे इस तरह तुम्हारे घर आने जाने पर मोहल्ले और खानदान वाले तरह तरह की बातें बना रहे हैं। सबीहा, तुम जानती हो कि मैं दुनिया वालों से डरने वाला नहीं हूँ, मगर मुझे फिक्र है सिर्फ तुम्हारी। मैं तुम्हें तन्हा यूं उजरा हुआ नहीं देख सकता। एक बार तुम्हारा साथ छोड़ने का खमियाजा भुगत चुका हूँ और दोबारा ये गलती दोहरा नहीं सकता। यावर बख्त ने मुनासिब मौका देखते ही सबीहा की समातों में दुनिया का डर बैठाकर अपने दिल की बात कह दी। सबीहा ने खामोश और उलझन भरी निगाहों से यावर बख्त को देखा। मैं समझता हूँ हमारे इस ताल्लुक का कोई नाम देना वक्त की अहम जरूरत है। मैं तुमसे सादगी से निकाह करना चाहता हूँ। यावर बख्त ने उसकी निगाहों का मफहूम समझते हुए मुख्तसर और दो टोक अंदाज में अपनी बात की मजीद वजाहत की। मेरे पास तुमसे निकाह के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं है यावर बख्त। सबीहा ने यावर बख्त का मकसद जानकर आहिस्तगी से कहकर सर झुका लिया। यावर बख्त के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट नमूदार होकर चंद सानिये में ही मादूम हो गई। जुमे के दिन सबीहा और यावर बख्त का निकाह हुआ और सबीहा ने एक बार फिर बख्त महल की मालकन बनकर यावर बख्त की जिंदगी में कदम रख दिया था। कौन हो तुम? शबनम बिस्तर पर बैठी फारिया और हमाद के सर्द रवैयों पर जल कर रही थी। तभी कमर जहां ने कमरे में दाखिल होकर उसकी पुश्त को बगौर देखते हुए सवाल किया। शबनम चौंक कर बेइख्तियार पलटी। कमर जहां उसका चेहरा देखकर दंग रह गई। वो हूबहू उस तस्वीर की कॉपी थी जो बंद कमरे में मौजूद थी। तुम बिल्कुल वैसी हो, उस तस्वीर जैसी। कमर जहां की जुबानी से बेसाख्ता फिसला। तस्वीर जैसी? किस तस्वीर की बात कर रही हैं आप? शबनम ने कमर जहां की बात पर ताज्जुब से देखते हुए सवाल किया। नहीं, कुछ नहीं। कमर जहां ने सर झटकते हुए अपनी बात का असर जाहिर करने की कोशिश की। शबनम हैरानगी से उसे देखने लगी। तुम हमाद के घर की मुलाजमा हो ना? कमर जहां ने कयास आराई करते हुए शबनम को देखकर तस्दीक करना चाहा। ये किसने कहा आपसे कि मैं हमाद की मुलाजमा हूँ? शबनम ये बात सुनते ही भड़क उठी। मुलाजमा नहीं तो फिर कौन हो? कमर जहां उसके तेवर पर हैरान होते हुए इस्तफसार करने लगी। दिल ही दिल में वो मुतजब हुई कि अगर ये वही लड़की है जिसके बारे में फारिया ने उसे बताया था, तो फिर वो हमाद के घर की मुलाजमा होने से इनकार क्यों कर रही है? मैं हमाद की मुलाजमा नहीं हूँ। हमाद मोहब्बत करता है मुझसे और बहुत जल्द शादी करने वाला है। शबनम ने हस्बे आदत बड़े बोल कर अपने अंदर की भड़ास निकालने की कोशिश की। व्हाट? हमाद तुमसे शादी करने वाला है? कमर जहां हैरान होकर उसे बेयकीनी से देखते हुए बोली। हाँ, यकीन नहीं आ रहा तो पूछ ले फारिया से, लेकिन वो आपको क्यों बताएगी? वो तो खुद मेरे और हमाद के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश में लगी हुई है। शबनम मुंह बनाकर फिर से अपनी हाँकने लगी। ये किस तरह की बेतुकी बातें कर रही हो तुम? कमर जहां जिच होकर बोली। जो सच है वही बता रही हूँ आपको। वैसे आप हैं कौन और फारिया की लगती क्या है? इस बार शबनम भी ठिठकते हुए कमर जहां की जानिब मुतवज्जा हुई। माँ हूँ मैं उसकी। कमर जहां ने शबनम को घूर कर जोर देते हुए जवाब दिया। इतनी जवान माँ? शबनम ने हक्का बक्का से कमर जहां को देखा। कमर जहां उसकी बातों पर झंझलाते हुए वापस जाने को पलटी। वैसे एक बात कहूँ? कमर जहां को जाता देखकर शबनम ने इस्तेफामिया अंदाज में कहा। कमर जहां ने पलटकर उसे सवालिया नजरों से घूरा। आपकी शक्ल उस मशहूर गुलकारा से मिलती है। बड़ा मुश्किल सा नाम है उसका। हाँ, याद आया, कमर जहां। उसने अपने जहन पर जोर डालकर पुरजोश से अंदाज में कहा। कमर जहां ने उस लाउबाली गैर पुख्ता बुरबोली सी अप्सरा को बगौर देखा और मुस्कुराकर कमरे से बाहर निकल गई। हैरत है फारिया, इतनी मशहूर गुलकारा की बेटी है और मुझे आज तक पता ही नहीं चल सका। शबनम हैरत से बुरबुराते हुए पुरसोच अंदाज में वापस बिस्तर पर जा बैठी। उसका नाम पुख्ता जहन इस बार नए मंसूबे बनाने में मसरूफ हो गया था। जिंदगी पर छाया सकूत टूटा तो सुस्त रफ्तारी से ही सही, मगर अपने मदार में घूमने लगी थी जिंदगी। यावर बख्त अपने साबका रवैये पर शदीद नादुम होकर पछतावे का शिकार था। तब ही अपनी हर ज्यादती के अजाले के तौर पर सबीहा को पलकों पर बैठा कर रखता था। कम अज कम सबीहा को तो यावर बख्त की दीवानों जैसी मोहब्बत को देखकर यही महसूस होने लगा था। ऐसा नहीं था कि वो अपना माजी भुला चुकी थी, मगर यावर बख्त से निकाह के बाद आसिम की याद पर
रात रात भर आंसू बहाने की ख्वाहिश वो जब्त करने की कोशिश करती। अलबत्ता अपने बच्चे की बातें वो यावर बख्त से खूब किया करती थी। यावर बख्त उसकी तमाम बातों को मुस्कुराते हुए किसी हमदर्द दोस्त की सूरत सुना करता था। आहिस्ता आहिस्ता सबीहा का एतमाद यावर बख्त पर बहाल होने लगा था। सबीहा, नाश्ते के बाद तैयार हो जाना, आज हमने किसी खास जगह जाना है। उस दिन सुबह नाश्ते पर यावर बख्त ने सबीहा को मुस्कुराकर देखते हुए मुत्तला किया। किसी खास जगह पर? सबीहा ने हैरानगी से सवाल किया। ये तो सरप्राइज है, तुम्हें चलकर ही पता चलेगा, यावर बख्त ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सबीहा ने आहिस्तगी से सर हिलाने पर इत्तफाक करते हुए कुर्सी से उठ गई। जिंदगी में दर आने वाली तब्दीली इंसान की शख्सियत में भी तब्दीली पैदा करने का मूजब बनती है। सबीहा ने भी पहले की तरह बात बात पर सवाल करना छोड़ दिया था। किस्मत ने उसकी जिंदगी के साथ जो भी खेल खेला, इसमें कब उसकी मर्जी शामिल थी। इंसान तकदीर के मामले में बेबस होता है, ये जानकर अब उसे कोई बात परेशान नहीं करती थी। कोई तजस्सुस अब उसे मजीद जानने के लिए उकसाता ना था। यावर बख्त अब जो भी कहता वो बिना पसे पुश्त कबूल कर लेती। यावर बख्त की गाड़ी एक पुराने तर्ज की इमारत के सामने रुकी थी। जाए अमान, ये कौन सी जगह है? सबीहा ने हैरत से इस इमारत की दीवार पर लिखे नाम को पढ़ते हुए ताज्जुब से सवाल किया। ये जगह यतीम खाना है, बेसहारा और लावारिस औरतों और बच्चों के लिए बेहतरीन ठिकाना है। मुझे अजीज ने बताया है कि उसका एक करीबी जानने वाला इस अदारे को रकम देता है और यहाँ आने वाले बच्चे यतीम और लावारिस हो सकते हैं, मगर किसी के गुनाहों की सजा या गंदा खून नहीं। यावर बख्त ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए सबीहा को देखा। वो तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ क्यों आए हैं? सबीहा हनूज ताज्जुब का शिकार हुई। सबीहा, अपनी महरूमी दूर करने, अपनी फैमिली मुकम्मल करने, यावर बख्त ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर मैं तो महरूम नहीं थी यावर बख्त, मेरी फैमिली भी मुकम्मल थी, लेकिन ये सब कुछ मुझसे छीन लिया गया, मुझे तकदीर ने महरूम कर दिया। यावर बख्त की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि सबीहा उसकी बात काटते हुए यासियत भरे लहजे में बोली। यावर बख्त के चेहरे का रंग एकदम से जर्द हुआ। वो नजरें चुराते हुए बेख्तियार पस्त लहजे में बोला, जो हुआ इसे भूल जाओ सबीहा, वरना माजी की अजियतें कभी तुम्हें खुश नहीं रहने देंगी, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देंगी। यावर बख्त की बात के जवाब में सबीहा खामोश रही। चले? यावर बख्त ने अपनाइए से सबीहा को देखते हुए कहा। सबीहा आहिस्तगी से सर हिलाते गाड़ी का दरवाजा खोलने लगी। उसे गाड़ी से उतरता देखकर यावर बख्त भी गाड़ी से उतर गया। यावर साहिब, बच्चा एडॉप्ट करना आपका जाती फैसला है, मगर आपको हमें यकीन दिलाना होगा कि आगे जाके आप दोनों की कोई अपनी औलाद होती है तो सगे और गैर की बुनियाद पर आप दोनों बच्चों में कोई तफरीक नहीं करेंगे। आपको इस बच्चे की मुकम्मल जिम्मेदारी उठानी होगी। मजीद ये कि बच्चे के मामले में आपकी तरफ से कोई गफलत कभी पेश नहीं आएगी। यावर बख्त और सबीहा एक उधेड़ उम्र औरत के सामने बैठे थे और वो औरत अपनी नाक पर चश्मा टकाए इन दोनों के सामने शरायतनामा रखे उसके मंदरजात का तज़किरा करते हुए कह रही थी। आप बेफिक्र रहें, यहाँ से जो बच्चा हम एडॉप्ट करेंगे आज से वो हमारी सगी औलाद जैसा होगा। आप यकीन रखें, जिंदगी में कभी भी उसके साथ हमारी तरफ से कोई ज्यादती पेश नहीं आएगी। ये हमारा आपसे वादा है। यावर बख्त ने उस औरत को अपने और सबीहा की जानिब से यकीन दिलाते हुए इस शरायतनामे पर दस्तखत करवा लिए। ठीक है, आइए यावर साहिब, बच्चों को देख लीजिए। वो औरत अपनी जगह से उठते हुए बोली। उसने देखी यावर बख्त और सबीहा भी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। वो दोनों उस औरत के पीछे चलते हुए एक हाल नुमा कमरे में आ खड़े हुए। यहाँ कई बच्चे मौजूद थे, 9 मौलूद से लेकर 6 साल की उम्र तक के। आप दोनों मियाँ बीवी यहाँ से बच्चे का इंतखाब कर लें। उधेड़ उम्र औरत ने इन दोनों को मुखातिब करते हुए कहा। मुझे यहाँ वहशत हो रही है, यहाँ से चलो यावर बख्त। सबीहा अनगिनत बच्चों को रोता बिलखता देखकर घबराए हुए लहजे में बोली। चलो। यावर बख्त सबीहा की दिली कैफियत समझते हुए बोले। वो दोनों इस हाल नुमा कमरे से बाहर आ गए। सबीहा तेज तेज कदमों से चलते हुए आगे बढ़ रही थी। एकदम से 8-9 माह का बच्चा क्रोलिंग करते हुए उसके सामने आ गया। सबीहा के कदम एकदम से रुक गए। वो इस बच्चे को देखती रही। वो बच्चा क्रोलिंग करता उसकी तरफ भागकर हमकने लगा। सबीहा को लगा जैसे उसका दिलावर एक बार फिर उसके सामने आ गया हो। वो बेइख्तियार लपक कर उस बच्चे की जानिब भरी और गोद में उठाकर उसे देखने लगी। दिलावर,
मेरा दिलावर। इस गोल मटोल सुर्ख और सफेद से बच्चे में सबीहा को अपने बेटे की शबीह नजर आने लगी। वो बच्चा उसे देखकर मुस्कुराने लगा। सबीहा अपनी ममता पर मजीद जब्त नहीं कर पाई। उसे लगा एक तवील अरसे बाद उसकी गोद एक बार फिर भर गई है। उसका बच्चा उसकी जिंदगी में लौट आया हो। वो ममता से चूर अपनी मोहब्बत लुटाते उस बच्चे को बेकरारी के आलम में चूमती रही। वो बच्चा भी जैसे माँ के कुर्ब का प्यासा था, तरसा हुआ था। सबीहा के इस वालहाना प्यार पर उसके सीने से चिमट गया। मोहतरमा, हमने फैसला कर लिया है, हम इसी बच्चे को एडॉप्ट करेंगे। यावर बख्त ने उस औरत को फैसला सुनाते हुए कहा। वो औरत तज़-बज़ब के आलम में कुछ लम्हे तक सोचती रही, फिर सर हिलाकर चली गई। दिलावर बख्त। यावर बख्त ने सबीहा के कंधे पर मोहब्बत से हाथ रखकर उसके सीने से चिमटे बच्चे को देखते हुए कहा। सबीहा की नजरें बेख्तियार यावर बख्त के चेहरे पर उठी। उन निगाहों से झलकती शुक्रगुजारी यावर बख्त की नजरों से पोशीदा ना थी। आज से ये हमारा बेटा है, दिलावर बख्त। यावर बख्त ने मुस्कुराकर सबीहा को साथ लगाते हुए कहा। मेरा जिगर गोशा, मेरा दिल। सबीहा मुतमिन सी होकर बेख्तियार मुस्कुराते हुए बच्चे का माथा चूमने लगी। ये क्या कह रहे हैं आप बाबा जानी? इस कदर खौफनाक हादसा, वो भी मारियाना आप ही के साथ? हमाद खाना खाकर बैठा था। तभी फिरोज हसन ने उसे कॉल पे अंधरनाक खबर सुनाई। वो शिशद्दर रह गया। मगर ये सब हुआ कैसे? उसने परेशानी से इस्तफसार किया। ठीक है बाबा जानी, भैया के पास हॉस्पिटल जाएं। वो इस वक्त बेहद परेशान होंगे। वो बात समझकर सर हिलाते हुए बोला। आप यहाँ के मामला से बेफिक्र हो जाएं, मैं हूँ ना यहाँ। फिलहाल आपकी जरूरत भैया को है, उसने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा और रिसीवर पैडल पर रखकर उस हादसे के बारे में सोचने लगा जिसकी खबर उसे चंद लम्हे पहले फिरोज हसन से मिली थी। एक बेचैनी सी उसके रगो पैर में दौड़ गई। उसी पल टेलीफोन एक बार फिर बजा। हमाद ने फौरन से पिस्टल रिसीवर उठाकर कान से लगाया। उसे खदशा था कॉल एक बार फिर स्पेन से आई होगी, मगर कॉल फारिया की थी। हेलो, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। फारिया के लहजे में बेचैनी झलक रही थी। फारिया, कल करते हैं बात, इस वक्त मैं बहुत टेंस हूँ, हमाद ने बेजारी से जवाब दिया। उसे उस लम्हे अगर फिक्र थी तो सिर्फ अरसल और मारियाना की जिंदगी की। टेंस हो, मगर क्यों हमाद? फारिया हैरानो मुतजस हुई। मारियाना आपी के साथ बहुत बड़ा हादसा पेश आया है। वो होटल के सेकंड फ्लोर से नीचे गिर गई हैं। इस वक्त उनकी हालत ठीक नहीं है फारिया। हमाद ने फारिया को परेशान कुन लहजे में मुख्तसर तफसील बताते हुए कहा। ओह सो सैड हमाद, मुझे बेहद अफसोस है इस हादसे का। मगर फारिया ने अफसुर्दगी से कहा। रुको फारिया, बाबा की कॉल आ रही है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। उसी लम्हे कॉलर आईडी एक और नंबर शो करने लगा। हमाद ने वो नंबर देखा और बेसाख्ता फारिया को रोकते हुए कहा। लेकिन हमाद, फारिया कहती रह गई, मगर हमाद कॉल कट करके फिरोज हसन को कॉल मिलाने लगा। जी बाबा जानी। कॉल रिसीव होते ही वो मसरूफ हो गया था। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अपना बच्चा जिसे तुम इतनी मोहब्बत करती हो, कैसे इन दोनों मियाँ बीवी के हवाले कर सकती हो? वो चादर में मुँह छुपाए खस्ता हाल सी बैठी अपने हाथ की लकीरों को देख रही थी। उसके बराबर में उसकी हम उम्र औरत बैठी उसे मलामती निगाहों से देखते हुए कह रही थी। ठीक है, तुम्हारा शोहर मर गया, मगर तुम तो जिंदा हो, फिर कैसे तुमने अपने बच्चे को इन दोनों के हवाले कर दिया? उस औरत ने सख्त दिल की कबीदगी से कहा। मैडम तो तैयार भी नहीं थी, मगर तुमने जबरदस्ती इसरार करके अपने बच्चे को इन लोगों के हवाले कर दिया। कैसी माँ हो तुम सज्जल? वो औरत लताड़ते हुए उसे सख्त नजरों से देख रही थी। माओ को अपनी औलाद की भलाई के लिए सख्त फैसले करने पड़ते हैं। मेरे बच्चे की भलाई मेरी आगोश में नहीं, बल्कि इस औरत की आगोश में है जो उसे दीवानावार चूम रही थी। उसका नसीब उस जाए अमान में नहीं, बल्कि इस महल में लिखा है, सज्जल मध्यम मगर ठोस लहजे में बोली थी।